नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में टॉप 50 क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह आपका उत्तराखंड है। देखिए, ये वह सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो या आपकी पुलिस भर्ती जीडी की परीक्षा हो इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो एक ऐसा हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा वह बनाया जा रहा है आपके लेह हवाई अड्डा, यानी कि लेह लद्दाख में लेह हवाई अड्डे को जो है पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल तरीके से विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के ऊपर निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो कि कांसे से निर्मित है का वजन व ऊंचाई कितनी है? देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो नई संसद भवन है उसका जो है उद्घाटन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपके जो ये कांसे की एक प्रतिमा बनाई गई है जिसकी वजन की बात की जाए तो कुल 9,500 किलोग्राम यानी कि 9500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये आंकड़े अति जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ये सभी वन लाइन क्वेश्चन आप फटाफट से देखते जाएंगे। अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क यानी कि जिसमें 13 लेन वाला 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? तो वह है अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में आपकी औरंगाबाद का जो नाम है वह बदल करके कर दिया गया है संभाजी नगर। क्या नाम कर दिया गया है? संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो सिंगल यूज बाय प्लास्टिक बैंक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। इसके तहत आपके जो भी बच्चे हैं वह जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएंगे तो स्कूल के माध्यम से उन्हें जो है उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, धनराशि दी जाएगी। तो इस प्रकार प्लास्टिक के यूज को जो है कम किया जाएगा, पुनः चक्रण किया जाएगा, कचरे को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है योजना आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगला देखेंगे, रोजगार सृजन हेतु फैमिली कार्ड योजना शुरू की। तो किस सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपके रोजगार सृजन हेतु फैमिली कार्ड, वन फैमिली वन कार्ड योजना जो है आपकी शुरू की गई है। लेकिन ये सिर्फ शुरू ही की गई है और हकीकत में मत सोचिएगा कि सभी को रोजगार मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो देखिए, जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है पूर्णिया, बिहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पिछली जो परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, जो आरआरबी की हैं इत्यादि एग्जाम चल रहे हैं, उनमें किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न अब आगे नहीं पूछे जाएंगे, ये आपकी पैट परीक्षा के लिए भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। तो आपके आरपीएफ यानी कि जो रेलवे सुरक्षा बल है इसके द्वारा आपके एक ऑपरेशन चला गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सतर्क। और इसका संबंध किससे था? तो अवैध तस्करी को रोकने से। तो रेलवे के द्वारा अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। अब रेलवे के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस चलाए गए हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑपरेशन नारकोस भी आपके रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया है जिसका संबंध है नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना। तो नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, मिशन अमानत। तो ऑपरेशन मिशन अमानत
खोए हुए सामान को ट्रैक करना। जो भी आपका रेलवे में, ट्रेन में यात्रा के दौरान, सफ़र में आपका जो है सामान खो जाता है, आप भूल जाते हैं, तो अब आरपीएफ के द्वारा एक जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मिशन अमानत, जिसके द्वारा आपके खोए हुए सामान को आप तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन उपलब्ध। तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ही आपके ऑपरेशन उपलब्ध भी चलाया जा रहा है, जिसका संबंध है टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया, जिसका संबंध है महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है आपका लास्ट, नन्हे फरिश्ते। इस नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के द्वारा आरपीएफ ने 1000 से अधिक बच्चों की तस्करी करने से जो है बचा लिया है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, रिकॉल करेंगे फटाफट से 1 मिनट में। ऑपरेशन सतर्क, अवैध तस्करी को रोकना। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है? तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, तस्करी पर रोक लगाना। मिशन अमानत, खोए हुए सामान को वापसी करना, ट्रैक करना। उपलब्ध यानी कि मिशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध तो टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना। ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके माध्यम से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी जो है होने से रोका गया, बचाया गया। नेक्स्ट है जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो जैव विविधता का जो विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, जिसने ये बताया है कि हमारे जो है राज्य में कितनी प्रजातियां पौधों की हैं, कितनी प्रजातियां जो है पक्षियों की हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो विस्तृत एक रजिस्टर तैयार किया है वह कोलकाता के द्वारा तैयार किया गया है। और कोलकाता हमारा कौन सा शहर है? तो मेट्रो सिटी। नेक्स्ट है बायोगैस से संचालित पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो एक ऐसा चार्जिंग स्टेशन जो पूर्ण रूप से बायोगैस द्वारा संचालित होगा वह स्थापित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि जो आपका इथेनॉल संयंत्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्णिया, बिहार में। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो बायोगैस से चलेगा वह बनाया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला देखेंगे, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21 जून को आपका योगा दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो योग दिवस था वह 8वां योग दिवस था। और आयोजन कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक, मैसूर में आपके 8वें योग दिवस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण और नौका विहार आदि हेतु अमृत महोत्सव या अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नौका विहार को बढ़ावा देने के लिए आपके अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया वह रामपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया। और रामपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाकुओं के लिए। अगला देखेंगे, मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिड डे मील योजना जो है आपकी, उसके तहत आपके जो है पका हुआ भोजन दिया जाता है बच्चों को। तो इसके साथ साथ भोजन के साथ साथ नाश्ता देने वाला भी पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे, स्वास्थ्य सेवा हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एक ऐसा राज्य उत्तराखंड, जो कि ड्रोन के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक उपलब्ध करवा रहा है। और उत्तराखंड में ही आपके लाइकेन पार्क का भी जो है बात की जाए स्थापित किया गया है, जहाँ पर 150 से अधिक लाइकेन की प्रजातियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट है, ड्रोन के उपयोग से डाक पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन के माध्यम से आपके डाक पहुंचाने वाला जो पहला राज्य बना है वह गुजरात। और गुजरात का भी कौन सा? तो कच्छ जिले में आपके जो है ड्रोन के द्वारा डाक पहुंचाने का कार्य किया गया है। पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बायोटेक पार्क औद्योगिक रूप से स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। नेक्स्ट याद रखेंगे, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी बैठक का आयोजन शिमला में किया गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं कौन दे रहा है? उत्तराखंड।
और ड्रोन के माध्यम से डाक किसने पहुंचाया है? गुजरात ने। औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहाँ की गई? तो तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की जो शुरुआत है वह नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, बालिका सशक्तिकरण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी रहेगी। बालिका सशक्तिकरण मिशन आपका शुरू किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगर मैं कहूँ कि आज की वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि मिशन जो है बालिका सशक्तिकरण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो एनटीपीसी के द्वारा। यहाँ पर आपको विकल्प में दे दिया जाएगा बाल स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, इत्यादि इत्यादि जो है आपको ऑप्शन देकर के भ्रमित किया जाएगा, और आप जो है भ्रमित हो भी जाएंगे। लेकिन अब आपको भ्रमित नहीं होना है। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक व न्यूनतम वन आरक्षण वाले राज्य कौन से हैं? तो हाल ही में आपकी 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। यह किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो देहरादून राज्य के द्वारा, आपके देहरादून जिले के द्वारा आपके ये जो है 17वीं वन रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है, और यह वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, जिसके तहत आपके जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में आच्छादित वनों वाला राज्य है, और हरियाणा सबसे कम। बात की जाए क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो है वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में। प्रतिशत में अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, तो मिजोरम में है। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम है हरियाणा में। प्रतिशत में सबसे अधिक है मिजोरम में, और प्रतिशत में सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में। और अगर प्रतिशत में भी सबसे कम पूछा जाए तो वो भी आपका उत्तर हरियाणा ही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वन आरक्षण में क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने की है? मीन्स आपका प्रश्न यह कहना चाह रहा है कि क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वनों में वृद्धि किसने दर्ज की है? तो वह दर्ज कराई है आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक जो है वृद्धि दर हासिल की है, और न्यूनतम वृद्धि दर रही है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? सिर्फ 12 से 13 मिनट हुए हैं, और आपने वीडियो के 3rd पोर्शन तक को कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 1/4 पोर्शन बचा है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है वह बांग्लादेश है। भारत की रैंक इसमें आती है 5वें नंबर पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी का मतलब है कि जो आपके वायु प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रदूषित आपका कोई देश है तो वह बांग्लादेश है, और भारत इस पायदान में 5वें स्थान पर रहा है। अब वहीं अगर बात की जाए सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की, तो सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली रही है, और सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर है वो भिवाड़ी राजस्थान का जो शहर है वह सबसे अधिक प्रदूषित रहा है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत की रैंक कौन सी है? 5वीं है। सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? नई दिल्ली। सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो राजस्थान का भिवाड़ी। नेक्स्ट है कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 26 का आयोजन ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि कोप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, जिसमें मोदी जी द्वारा पंचामृत का मंत्र दिया गया। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलने वाले हैं वह हैं कि इस जो है आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया, और उन्होंने 5 लक्ष्य बताए, 5 मंत्र बताए, और वह 5 मंत्र कौन कौन से हैं इन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि सन 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। क्या लक्ष्य बताया है? तो सबसे पहला लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट तक पहुंचा देना है। दूसरा लक्ष्य इन्होंने बताया कि सन 2030 तक ऊर्जा की जो पूर्ति है उसमें 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के द्वारा प्राप्त की जाएगी। तो दूसरा लक्ष्य है कि 2030 तक 50% ऊर्जा का स्रोत जो है वह अक्षय ऊर्जा द्वारा प्राप्त
कर लिया जाएगा। तीसरा स्रोत इन्होंने मतलब जो तीसरा मंत्र बताया है, कार्य बताया है, वह है कि सन 2030 तक 1 अरब टन, देखिए ये याद रखिएगा आंकड़े, 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। तो सबसे पहला लक्ष्य इनका था कि 500 गीगावाट तक आपकी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को पहुंचाना, 50% अक्षय ऊर्जा द्वारा जो है ऊर्जा की प्राप्ति को पूरा करना, 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन की भारत में कमी करना, और नेक्स्ट है 2030 तक कार्बन की तीव्रता में 45% तक कमी करना। तो 2030 तक कार्बन की तीव्रता में 45% तक की कमी करना। और लास्ट इनका जो पांचवा मंत्र है वह है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, यानी 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो यह कुल 5 प्रकार के मंत्र दिए गए जिन्हें पंचामृत मंत्र कहा गया। और यह मोदी जी ने कब दिए, तो COP 26 के आयोजन में दिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे इन 5 चीज़ों को, आपसे ऑप्शन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा हर घर जल और स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य सन 2024 तक रखा गया है। यह वह आंकड़े हैं जो आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जो है किस जो है योजना का, किस लक्ष्य को पूरा करने का जो समय है, निर्धारित वर्ष है, कब तक रखा गया है। तो हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है आपका 2024 तक। कृषि में शून्य जल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो लक्ष्य है वह भी 2024 तक रखा गया है। आवास मुहैया कराना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी 2024 का रखा गया है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 का रखा गया है। अगला देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं भारत को। तो टीवी मुक्त भारत, भारत ने ऐसा कहा है कि हम सन 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बना देंगे। पेट्रोल में एथेनॉल का 20% तक मिश्रण करने का जो लक्ष्य है वह भी सन 2025 तक ही रखा गया है। अगला देखेंगे कि सन 2030 में भारत को कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर लेने हैं। तो सन 2030 तक भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है, मलेरिया को समाप्त करना है, और कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है। नेक्स्ट है देखिए, यही आपका मोदी जी के द्वारा जो है मंत्र भी 5 मंत्रों में से एक शामिल था कि जो है कार्बन उत्सर्जन के 1 अरब टन की कमी करना। HIV एड्स को जड़ से खत्म करने का जो लक्ष्य है वह सन 2030 तक रखा गया है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 रखा गया है। यह प्रश्न अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। सन 2020, 25, 30, 24। तो आपका उत्तर हो जाएगा सन 2030 तक। अगला देखेंगे, कुल में से 30% वाहन इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य भी 2030 तक ही रखा गया है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य सन 2047 तक रखा गया है। तो ये थे आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जरूर पसंद आए होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको फटाफट से प्रोवाइड हो सकें। और बस इतना ही कहूँगी कि प्लेटफॉर्म छोटा ज़रूर है लेकिन इसे बड़ा बनाना भी आपके ही हाथों में है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।